कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 ईस्वी में किया। अगर क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 ईस्वी में, जिस कंप्यूटर का नाम मैकेनिकल कंप्यूटर था। अगर सेकंड कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए तो सेकंड कंप्यूटर हमारा एनालिटिकल इंजन था, जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। और जो सेकंड जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर थे वह एक टेलीविज़न की भांति था। ठीक है, इस कंप्यूटर का नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया, इसके बारे में पता होना चाहिए। और जो फर्स्ट जनरेशन का जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वह एक लकड़ी का कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था सन 1822 ईस्वी में। अगर इस कंप्यूटर के सन की बात करें तो इसकी सन 1833 थी। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था सन 1822 ईस्वी में। सेकंड कंप्यूटर जिसका नाम एनालिटिकल था उसका आविष्कार सन 1833 ईस्वी में किया। नेक्स्ट समझते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में कुछ जानकारी। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी बहुसूरत थे, वह एक यांत्रिक इंजीनियर थे, दार्शनिक थे। वह कंप्यूटर की अवधारणा के उद्भव के लिए बहुत जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है, यह जनक कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको तुरंत बताना है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म से रिलेटेड जानकारी है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलर, यू से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। इसकी हिंदी ये है सामान्य रूप से काम में आने वाली, मशीन जो विशेष रूप से काम में आती है व्यापार में, शिक्षा में, अनुसंधान कार्यों में। नेक्स्ट समझते हैं कंप्यूटर का हिंदी में संगणक कहते हैं, ये हमें सबको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। यह एक ऐसी वैद्युत मशीन है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट अर्थात रिजल्ट के रूप में हमें जानकारी, सूचना को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सूचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को इनपुट डिवाइस के स्वीकार करती है, फिर उस डाटा को प्रोसेस करता है, यानी उसकी गणना करता है। प्रोसेस होने के बाद उन सूचनाओं को आउटपुट अर्थात रिजल्ट के रूप में दिखाता है। कहाँ? मॉनिटर पर हमें शो कर देता है। इसमें डाटा को हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब भाई कोई जानकारी आपने इकट्ठी कर रखे हैं तो हम उसको सेव कर सकते हैं और हम इन फ्यूचर उस डेटा को कभी भी देख सकते हैं। अब कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लेकर के बना है वो भी समझ लेते हैं। तो कंप्यूटर शब्द हमारी लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना है। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर के बना है, जिसका मतलब गणना करना होता है। यह गणित के कठिन से कठिन सवालों को 1 सेकंड से कम समय में भी हल कर लेता है हमारा कंप्यूटर। तो ये जानकारी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर कहते किसे हैं? सेम मतलब एक ही है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कंप्यूटर एक ऐसी वैद्युत मशीन है जो हमारी गणितीय गणनाएं जैसे प्लस माइनस गुणा भाग और तार्किक गणनाएं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू को हल करने में मदद करती है। ठीक है, तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय और मैथमेटिक गणनाएं हमें करने में, अर्थमेटिक गणनाएं करने में हमें मदद करती है। Computer is a device that accepts information and manipulates it for some result based on a program. Software are sequence of instructions on how the data is to be processed. यानी कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या निर्देशों के आधार पर कुछ परिणामों के लिए सूचना को स्वीकार करता है और उसमें फेरबदल करता है कि डेटा को कैसे संशोधित किया जाए। ठीक है, यानी हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी को नियंत्रित करता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज डाटा और व्हाट इज इंफॉर्मेशन, दोनों के बारे में पता होना चाहिए हमें। यानी डाटा किसे कहते हैं और इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज डाटा यानी डाटा किसे कहते हैं, तो संख्या तथ्य विदित को हम क्या कहते हैं भाई, डाटा कहते हैं, ठीक है। और व्हाट इज इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, अर्थपूर्ण डाटा को सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। अर्थात इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी एक हमारे पास कोई संख्या है, कोई आंकड़ा है, हमारे पास कोई तथ्य है। जैसे एक हमारे पास ये 50 लिखा है, लेकिन 50 लिखा है हमारे पास, हमें दिख रहा है, लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है ये 50 हमारे पास रुपए हैं या स्टूडेंट्स हैं या चेयर है, क्या है ये हमें डिसाइड नहीं है। ओनली एक संख्या है हमारे पास 50, एक डाटा है हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये है क्या। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ 50 के आगे RS लगा है, अर्थात इससे ये प्रतीत हो रहा है कि 50 ये हमारे पास क्या है, 50 रुपये हैं, 50 रुपये हैं। तो जिस डाटा में यानी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, उस प्रकार के डाटा को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो उस प्रकार के डेटा को हम डेटा कहते हैं। यानी अर्थपूर्ण डाटा को सूचना या इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और जिसका हमें अर्थ नहीं मिल रहा हो उसे हम क्या बोलेंगे, डेटा कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है भाई, हमने 50 लिख रखे हैं, ठीक है, तो हमारे पास 50 एक संख्या है, हमें ये जानकारी नहीं है भाई 50 क्या है, ये जानकारी नहीं है। अब हमारे लिए भाई जैसे हमने दीपक नाम लिख रखे हैं, यहाँ पे दीपक है, अब दीपक ओनली हमने नाम लिख रखा है, दीपक कुमार है, लेकिन दीपक कुमार भाई कहाँ रहता है, किस विलेज से है, किस डिस्ट्रिक्ट से है, ये जानकारी नहीं है। यानी ये हमारे पास अधूरा डाटा है, अधूरी जानकारी है। किसी अधूरी जानकारी को हम डाटा कहते हैं और पूर्णतः जानकारी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी किसी चीज़ का पूर्ण अर्थ पता हो तब, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, संख्या तथ्य और विदित को हम डाटा कहते हैं और अर्थपूर्ण डाटा को सूचना या इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे 50 लिखा है, इसकी कोई भी प्रतीक नहीं है कि ये है क्या, तो इस प्रकार के डेटा को हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। और जिस डेटा में हमें जानकारी मिल रही हो कि ये डेटा क्या है, तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन डेटा को हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे, ठीक है। हाँ, अगर वे डेटा हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कोई संख्या में हो सकता है, जैसे लेके 0 से लेके 9 तक, और कुछ अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है, जैसे ABC, ठीक है। या कोई नाम है, जैसे दीपक, तो क्या आ गया, ये अल्फ़ाबेट में आ गया, ठीक है। तो डेटा भी हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक न्यूमेरिक हो सकती है और एक अल्फ़ाबेट के रूप में हो सकती है। तो नेक्स्ट देखिए, मॉनिटर के बारे में जानकारी है। मॉनिटर का जो आविष्कार है वो कार्ल फर्डिनांड ब्राउन ने किया था, सन 1897 ईस्वी में किया था। और जो मॉनिटर पहले टाइम में हुआ करते थे बहुत बड़े हुआ करते थे साइज में, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लिया करते थे। और मॉनिटर का आविष्कार सन 1897 ईस्वी में कार्ल फर्डिनांड ब्राउन द्वारा किया गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम LED और LCD का यूज करते हैं ज़्यादातर, इन्हीं को हम मॉनिटर के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये मॉनिटर की फुल फॉर्म है, M से मशीन, O से आउटपुट, N से नंबर ऑफ, I से इंफॉर्मेशन, T से टू, O से ऑर्गेनाइज, R से रिपोर्ट। नेक्स्ट है CPU के बारे में, और CPU हमारे कंप्यूटर का मेन भाग है, इसके बारे में आप अच्छे से समझिए। और CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थात केंद्र संसाधन इकाई, यानी एक ऐसा केंद्र जहाँ से हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा हो। जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में 90% कंट्रोल ब्रेन का रहता है, यानी मस्तिष्क का रहता है। और जिसका मस्तिष्क गड़बड़ा जाएगा तो वो उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, बॉडी पे अपना कंट्रोल नहीं रहेगा। तो 90% कंट्रोल हमारे मस्तिष्क का रहता है। इसी तरह से पूरा कंट्रोल हमारे CPU पे है, यानी CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU है, ठीक है। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। और इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिंदी नाम क्या है, केंद्र संसाधन इकाई। प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ और योर कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारे जो CPU है, जो प्रोसेसर है, वह हमारे कंप्यूटर का क्या है, मस्तिष्क है।
CPU को कई सारे नामों से जाना जाता है, ऐसे CPU है, प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसर है, ई प्रोसेसर है, तो कई सारे नामों से हम इसको बोल देते हैं। ठीक है। इट इज़ नाउ एज सिस्टम यूनिट, यानी जो हमारा CPU है वह छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है। ठीक है। इसमें बहुत सारी IC को, इंटीग्रेटेड सर्किट को एक कण में डाला गया है जब हमारा CPU को बनाया गया। CPU को दो ही कंपनी बनाती हैं, एक इंटेल कंपनी बनाती है और एक AMD कंपनी बनाती है। सबसे ज़्यादा बेहतर किस कंपनी का रहता है? इंटेल कंपनी का रहता है। कभी भी परचेज कीजिएगा कंप्यूटर को तो देख लीजिएगा इंटेल कंपनी का आपका प्रोसेसर है तो बेस्ट रहता है। ठीक है। और जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, इस CPU का यूज किस जनरेशन के कंप्यूटर से किया जाने लगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का यूज चौथी जनरेशन के कंप्यूटर से किया जाने लगा। ठीक है, पांचवी नहीं, चौथी जनरेशन के कंप्यूटर से हमारा माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन में हम IC का प्रयोग किए, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांसलेटर, थर्ड में IC इंटीग्रेटेड सर्किट, चतुर्थ में हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा। पूछ लेता है भाई IBM के बारे में भी पूछ लेता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी के द्वारा और किस सन में रिलीज किया गया। तो पर्सनल PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार IBM कंपनी के द्वारा सन 1981 ईस्वी में किया गया। अर्थात IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा PC पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार सन 1981 ईस्वी में किया गया। IBM क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो IBM एक कंप्यूटर कंपनी है, ये क्वेश्चन आपको लगाना रहेगा अगर आप SSC या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब। नेक्स्ट है, देखिए CPU को हम एक दुकानदार कह सकते हैं, रैम को एक शोरूम कह सकते हैं, हार्ड डिस्क को एक गोदाम कह सकते हैं। ये डिटेल्स हमें पता होना चाहिए। जैसे ओनर है, जो हम चीज़ वहाँ पे देख रहे हैं शोरूम में रखी है, वो क्या है, एक रैम के रूप में है। जो चीज़ हम परचेज कर लेते हैं वो क्या है, हमारे परमानेंटली प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। कीबोर्ड का हिंदी मतलब होता है भाई कुंजी पटल। और कीबोर्ड में जो की स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर हम बात करें, की संख्या की अगर हम बात करें तो उसमें 104 होती हैं की। ठीक है, 104 की संख्या होती है। अगर क्वेश्चन आता है SSC के एग्जाम में, यानी कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, तो 104 की होती हैं कीबोर्ड के अंदर। और स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे तो बहुत सारे गेमिंग कीबोर्ड हैं, उसमें 108 भी रहती हैं, 115 भी रहती हैं, वो नहीं। नॉर्मल कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो 104 की होती हैं और लैपटॉप में 102 होती हैं। ठीक है, 102। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, पूछ लेता है भाई कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का यूज हम किस लिए करते हैं, कीबोर्ड का यूज हम टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग हम टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। कीबोर्ड का हिंदी मतलब होता है कुंजी पटल। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने सन 1872 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहला कीबोर्ड कितने डॉलर में बेचा गया, $125 में बेचा गया था। ठीक है, सबसे पहले जो कीबोर्ड यानी टाइपराइटर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने रेमिंगटन कंपनी के साथ टाई अप करके सबसे पहले $125 में बेचा था। मार्क ट्वेन पहले लेखक थे जिन्होंने इस टाइपराइटर को खरीदा था $125 में। उन्होंने इस टाइपराइटर के माध्यम से पहली पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लाइफ एट मिसिसिपी। सन की बात करें तो सन 1886 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा गया। पहली पुस्तक थी टाइपराइटर के माध्यम से। मार्क ट्वेन पहले लेखक थे जिन्होंने लाइफ एट मिसिसिपी पुस्तक को सन 1886 ईस्वी में टाइपराइटर के माध्यम से लिखा। ठीक है, तो ये जानकारी हमें पता होना चाहिए कीबोर्ड से रिलेटेड। और जो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स थे वह प्रिंटिंग फैक्ट्री में एक प्रकाशक का काम करते थे, वहीं से उनको गाइडेंस मिला इस चीज़ को बनाने का। अब कीबोर्ड भाई टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो कीबोर्ड हमारे 3 ही प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्वालिटी कीबोर्ड, जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वह है हमारे क्वालिटी कीबोर्ड, यानी इस लेआउट को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है और इसे पहले की 6 लेटर के अनुसार नामित किया गया। यानी जो हमारा कीबोर्ड है क्वालिटी,
इसमें जो 6 लेटर हैं वो क्वालिटी के रूप में लिखे हुए हैं। आप देखेंगे जो हमारी टॉप रो होती है, फर्स्ट रो होती है कीबोर्ड में, उसमें लिखा हुआ होता है QWERTY, यानी क्वालिटी लिखा होता है। इस प्रकार के कीबोर्ड हमारे क्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो में लिखा होता है। ये बोल रहा है ना, फर्स्ट रो में ये नामित किया जाता है कीबोर्ड। टॉप रो जिसको बोलते हैं, टॉप, होम, बॉटम, इसे प्राय सभी देशों में इस्तेमाल लाया जाता है। जो क्वालिटी कीबोर्ड है सभी देशों में इसका इस्तेमाल में लाया जाता है, और इतना ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है कि दुनिया के लोग ये समझते हैं कि इस कीबोर्ड के अलावा और कोई कीबोर्ड है ही नहीं। ठीक है, और जो सेकंड कीबोर्ड है हमारे पास है वह एजर्टी कीबोर्ड। एजर्टी कीबोर्ड फ्रांस में डेवलप किया गया है। ये वेरिएंटेशन के हिसाब से क्वालिटी लेआउट का और इसे स्टैंडर्ड फ्रेंच कीबोर्ड भी माना जाता है। यानी इन दोनों की तुलना में एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, यानी सामान्य कीबोर्ड है। ठीक है, लेकिन जो डेवोरे कीबोर्ड है इस लेआउट को फिंगर मूवमेंट को कम करने के लिए बनाया गया, जिससे कि क्वालिटी और एजर्टी कीबोर्ड की तुलना में इसमें ज़्यादा जल्दी फास्ट टाइप किया जा सके। देखिए, अर्थात इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो डेवोरे कीबोर्ड का बनाया गया है, एक गोल टाइप में बनाया गया है, इससे क्या हो जाता है, हमारे फिंगर मूवमेंट कम हो जाता है। यानी जो फिंगर के इधर उधर करने की जो प्रक्रिया रहती है वो कम हो जाती है। मूवमेंट कम रहेगा तो क्या, हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, और तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हमारी टाइपिंग में इंक्रीज होगा, यानी ज़्यादा हम इससे फास्ट कर सकते हैं। डेवोरे कीबोर्ड का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं इस वजह से। ठीक है, और अगर अभी हम वर्तमान समय में बात करें तो कीबोर्ड, यानी वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो जो कीबोर्ड होते हैं वे ज़्यादातर कौन से होते हैं, क्वालिटी कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, जो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब भाई ये तो हो गया हमारे पास कीबोर्ड के प्रकार। अब हम समझ लेते हैं कीबोर्ड में, यानी कीबोर्ड में कार्य करने के आधार पर की को कितनी श्रेणियों में रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे कीबोर्ड में 6 प्रकार की की होती हैं। ये भी पता होना चाहिए, पूछ लेगा SSC के एग्जाम में, कीबोर्ड में कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास फर्स्ट नंबर पर फंक्शन की। फंक्शन की संख्या 12 होती है, यानी F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की संख्या रखी जाती है। इन की का इस्तेमाल हम किसी विशेष कार्य को करने के लिए करते हैं। सेकंड आती है हमारे पास टाइपिंग की। टाइपिंग की का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और टाइपिंग की संख्या सबसे ज़्यादा होती है हमारे कीबोर्ड में, इसीलिए इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इन की में अल्फ़ाबेट A से लेकर Z तक हमारे शामिल होते हैं। इसके अलावा स्टेमेटिक सिंबल भी शामिल होते हैं, जैसे कि स्टार है, हैज है, ये सभी हमारे इसी टाइपिंग की के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरी की है वो आती है हमारे पास कंट्रोल की। कंट्रोल की अर्थात आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल करने का कार्य करती हैं। यानी इन की का यूज वहाँ करते हैं, ये अकेले कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, लेकिन आप किसी अन्य की के साथ मिलकर के कई सारे कार्य कर सकती हैं। जैसे कि आप कंट्रोल की को देख सकते हैं, कंट्रोल की के माध्यम से हम कई सारे कार्य कर सकते हैं। कंट्रोल C से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल D से डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल B से पेस्ट कर सकते हैं। यानी एक ही की है, सिंगल की कोई काम नहीं करेगी, लेकिन कंट्रोल की एक ऐसी की है जो अन्य की के साथ मिलकर के मल्टीपल कार्य कर सकती है, यानी कई सारे कार्य कर सकती है। तो ये हमारे पास कंट्रोल की हो गई। चौथे नंबर पे है नेविगेशन की। नेविगेशन की और कंट्रोल की में हमारे कुछ ही की आती हैं, जैसे कंट्रोल की है, ऑल्ट की है, विंडो की है, शिफ्ट की है, ESC की है, ये हमारे कंट्रोल की के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ESC की के बारे में पूछ लेगा। वर्तमान में चल रहे किसी भी टास्क को कैंसिल करने के लिए हम ESC की का इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन की, नेविगेशन की में ये वाली रो हमारी पूरी नेविगेशन की होती है। जो हमारी एरो की होती हैं, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ये सब नेविगेशन के अंतर्गत आती हैं। होम, एंड, ये सब नेविगेशन की के अंतर्गत आती हैं। एरो की, इनको हम एरो की के नाम से भी जाने जाता है। फिर आती है 5वें नंबर पर इंडिकेटर लाइट, यानी कीबोर्ड में ऑन ऑफ होने वाली 3 की के नाम कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होता है हमारे नम लॉक, शिफ्ट लॉक और स्क्रॉल लॉक। यानी सबसे पहली लाइट अगर कीबोर्ड में आपके जली है तो किस चीज़ को निर्देशित कर रहा है, आपका नंबरिक कीपैड चालू है। अगर ऑफ है तो नंबरिक कीपैड आपका बंद है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। सेकंड लाइट हमारे कैप्स लॉक की होती है। सेकंड लाइट अगर आपकी जली है तो ये प्रतीक है उसका कि आप जो अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं वह कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, और अगर बंद है तो स्मॉल लेटर में, यानी लोअर केस में या अपर केस में लिखा जाता है। तो इंडिकेटर लाइट
हमारी 3 होती हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक, ठीक है। ये ऑन ऑफ होने वाली की होती हैं, पूछ लेता है ऑन ऑफ होने वाली 3 की के नाम बताएं, तो ये बता देना। फिर छठे नंबर पे है हमारे पास नंबरिक कीपैड। इनको हम कैलकुलेटर की के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि एक कैलकुलेटर में कुछ की भांति ही हमारे कीबोर्ड में की होती है, इसलिए हम इनको कैलकुलेटर की भी कह सकते हैं। इसमें कैलकुलेटर में 0 से लेके 9 तक हमारी संख्या दे रखी होती हैं। तो ये हमारे की के प्रकार थे। नेक्स्ट देखिए इसमें की के फुल फॉर्म के बारे में दर्शाया गया है। जैसे ESC का की का क्या मतलब होता है, एस्केप की होता है, ठीक है। शिफ्ट का जैसे कंट्रोल, CTRL का मतलब कंट्रोल की, ALT का मतलब अल्टरनेट की, ठीक है। तो ये और ये आइकन्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। सिंबल हैं कुछ, जैसे हम इसको टिल्ड बोलते हैं, इसको पुश बोलते हैं, इसको एग्जामिनेशन मार्क बोलते हैं, इसको ऐट सिंबल बोलते हैं, हैज, पाउंड सिंबल, एरो है, डॉलर का चिन्ह है, साइन है, चाइनीज साइन है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए हमें। माइक्रो, परसेंटेज, डिग्री, सर्किट, एम्प्रेस, एंड का, एस्टेरिक, रेफरेंस, ओपन, प्रेजेंटेशन, क्लोज, प्रेजेंट, हाइपन, प्लस इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, ये सभी जानकारी हमें पता होना चाहिए। ये सभी जानकारी हमें पता होना चाहिए। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि जब तक हमें जो हमारे चिन्ह बने हैं कीबोर्ड पे उनकी भी जानकारी जब तक नहीं होगी, जब तक हमारी टाइपिंग भी फास्ट नहीं हो सकती। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी सिंबल के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बोल ज़्यादा रहे हैं। न्यू स्टूडेंट हैं, फिर भी ध्यान से देखो, ये स्टार का यूज करते हैं, ये एंड है, ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, इसको हाइपन बोलते हैं, इसको अंडर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। नीचे स्क्वायर लगाना तो अंडर स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, इक्वल तो आप जानते ही हैं, और इसको कट कर देंगे तो नॉट इज इक्वल टू हो जाता है। ओपन ब्रैकेट, ओपन क्लोज ब्रेस, इसको ब्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेस बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इसको पाइप बोलते हैं, इसको सोल्डस बोलते हैं, ठीक है। इसको डिवीजन सिंबल बोलेंगे, ठीक है। इसको कोलन बोलेंगे, इसको सेमीकोलन, क्यूट, इन्वर्टेड कोमा, कोमा, सिंगल क्यूट, ग्रेटर देन, लेस देन, कोमा, पीरियड, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। ये सब चीज़ें आपको 4वीं 5वीं क्लास में सब कुछ सिखा दिए जाते हैं, लेकिन जो 12th किए हुए भी स्टूडेंट हैं उनको भी ये जानकारी नहीं रहती है। ये सब पता रहना चाहिए। अब ये भाई जो हमारे मुख्य की हैं उनके बारे में बताया गया है। ESC की का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, वर्तमान में चल रहे किसी भी टास्क को कैंसिल करने के लिए हम ESC की का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल की का इस्तेमाल सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करने का कार्य करती है। ऑल्ट की ये भी हमारे कंट्रोल करने का कार्य करती है, ठीक है। विंडो लोगो की, इससे विंडो का ही यूज किया जाता है, यानी ये भी एक क्या है, एक कंट्रोल की है। जैसे विंडो डी करेंगे तो डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे, कई सारे इससे विंडो आल करेंगे तो रन कमांड हमारा ओपन हो जाएगा। तो कई सारे काम, मल्टीपल कार्य हम कर सकते हैं। मेन्यू की आती हैं, PRT यानी प्रिंट स्क्रीन शॉट की, अगर कंप्यूटर में आपको एक स्क्रीन शॉट की आवश्यकता है तो आप PRT की का इस्तेमाल करके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इंसर्ट की, इंसर्ट मोड को ऑन ऑफ करने के लिए हम इंसर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। डिलीट की, इससे डिलीट कर सकते हैं। पेज अप की, ठीक है, किसी भी पेज के ऊपर सरकाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पेज अप की यानी ऊपर जाने के लिए, पेज डाउन की नीचे जाने के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई माउस के बारे में। माउस कैसी डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस में कितने बटन होते हैं भाई, कौन कौन से, ठीक है। तो माउस का आविष्कार किसने किया, क्या, पूरा नाम बोला करो भाई। हमारा जो माउस है वह एक इनपुट डिवाइस है। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट, स्क्रॉल। लेफ्ट बटन का यूज हम डबल क्लिक के साथ करते हैं, यानी किसी भी फाइल्स को ओपन करने के लिए। राइट बटन का यूज सिंगल क्लिक रहता है। स्क्रॉलिंग से आप जानते ही हैं, यानी ऊपर नीचे जाने के लिए। सेकंड जो राइट बटन है वह प्रॉपर्टीज में जाने के लिए होता है। और जो माउस है हमारे पास, माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजेल वर्ट ने किया है। और सन की बात करें तो 1964 ईस्वी में माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजेल वर्ट के द्वारा किया गया। सबसे पहले हम इसको पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता था, और अभी भी बोल देते हैं, क्योंकि एक पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चलता है, हम क्लिक करते हैं तो इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है माउस का, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। अब हम
माउस बोल देते हैं। और जो सबसे पहला माउस बना था वह एक लकड़ी का माउस बना था, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और अब हम प्लास्टिक के रूप में इस माउस को यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। जो सबसे पहला माउस किसका बना था, लकड़ी का माउस बना, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, माउस कितने प्रकार के होते हैं। तो माउस हमारे 3 ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जिनका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वह होते हैं हमारे पास ऑप्टिकल माउस। सेकंड है ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस का यूज मेडिकल सेक्टर में ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि इससे फिंगर मूवमेंट को कम करने के लिए, जैसे कीबोर्ड में रहता है ऐसे इसमें भी, ठीक है, फिंगर मूवमेंट को कम करने के लिए हम ट्रैक बॉल माउस का यूज करते हैं। वायरलेस माउस का आप जानते हैं, जैसे वायरलेस माउस ये है, बिना वायर के चलता है। इस वायरलेस माउस में एक सेल पड़ता है जिसके माध्यम से ये वाईफाई के माध्यम से कनेक्टेड हो जाता है और इसका हम यूज कर पाते हैं आसानी से। ओके, तो ये वायरलेस माउस है। माउस 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल माउस और वायरलेस माउस। ये जैसे अभी हमने बताया, लेफ्ट बटन का यूज टू ओपन ए प्रोग्राम, डबल क्लिक, यानी डबल क्लिक के साथ हमें किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। राइट बटन का क्लिक, सिंगल क्लिक, यानी प्रोग्राम प्रॉपर्टीज में जाने के लिए हम करते हैं। स्क्रॉल का यूज हम पेज को अप या डाउन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखिए, माउस यानी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि इनके आप इमेज देख सकते हैं। ऑप्टिकल माउस आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ट्रैक बॉल माउस इस तरह से देखने को मिलेगा, और जो वायरलेस माउस है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। ट्रैक बॉल माउस में ये जो फिंगर मूवमेंट लगा है, इससे हम माउस को इधर उधर सरकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके माध्यम से ही हम कर्सर को इधर से, एरो को इधर से उधर कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कर सकते हैं। तो ये फिंगर मूवमेंट कम हो जाता है इसके मदद से। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर का प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का प्रिंसिपल क्या है, यानी कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, ये हम बात करेंगे। क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है, विस्तृत रूप में समझाइए। तो ये कंप्यूटर का सिद्धांत होता है हमारे लिए, ठीक है। यानी सबसे पहला हमारा कंप्यूटर यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें उस जानकारी को रिजल्ट यानी आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। तो ये हमारा सिद्धांत है। सबसे पहले हमने क्या काम करा भाई, इनपुट करा, किसके माध्यम से, यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट किया गया डाटा। इनपुट होने के बाद हमारा किस में गया, कंप्यूटर के अंदर, यानी सीपीयू में गया। सीपीयू में इसकी प्रोसेसिंग हुई, यानी जो भी गणनाएं थी वो गणनाएं की गई। गणनाएं होने के बाद हमें इनपुट किया गया कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए, जो भी कमांड गई, वो हमारे किस में गई, कैबिनेट यानी सीपीयू में। सीपीयू ने इसकी प्रोसेसिंग करी। प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी इसका रिजल्ट होता है आउटपुट के रूप में हमें कहाँ दिखा दिया, मॉनिटर पर, ठीक है। जो हमें सूचनाएं इंफॉर्मेशन के रूप में प्रदर्शित होती हैं उनको बोलते हैं हम आउटपुट, और जो सूचना हम कंप्यूटर के अंदर जो डाटा भेजते हैं उनको, उसको इनपुट पर कहते हैं। और जो डाटा प्रोसेस होने के बाद हमें जानकारी के रूप में शो होता है, उस डाटा को हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट आउटपुट में भी डिफरेंट पता होना चाहिए, यानी यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को हम इनपुट कहते हैं, और जो यूजर द्वारा प्राप्त इंफॉर्मेशन को, यानी इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गई कमांडों को प्रोसेस होने के बाद जो डाटा हमें मिल रहा होता है, उस डाटा को हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर का सिद्धांत है, इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इनपुट। सबसे पहले इनपुट डिवाइस से यूजर डाटा को इसमें डालता है, उसे इनपुट कहते हैं। ये सेट ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन होता है जो कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लेटर है, नंबर है। भाई डाटा तो कई प्रकार से भेज सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट के माध्यम से भेजना है, कोई नंबर है 09, ठीक है। तो हम ऑडियो के रूप में भेज सकते हैं, वीडियो के रूप में भेज सकते हैं, इत्यादि, ठीक है। यानी इंटरनेट पे हमें कितने प्रकार से डिटेल देखने को मिल सकती है, इमेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, टेक्स्ट के रूप में, ठीक है। 3-4 प्रकार के में हमें जो है डिटेल्स देखने को मिल जाती है। अब प्रोसेसिंग, यह एक इंटरनल प्रोसेस होता है जो इनपुट किए हुए डाटा को प्रोग्राम में दिए इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेस करता है। आउटपुट, प्रोसेस डाटा को रिजल्ट के रूप में मॉनिटर पर देखते हैं, उसे आउटपुट बोलते हैं। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंटर या ऑडियो डिवाइस के जरिए हमें मिल जाता है, ठीक है। जब हमारा डाटा प्रोसेस हो जाता है, अगर किसी ऑडियो के रूप में अगर आप डाटा को भेजें उसमें, तो हमें ऑडियो के रूप में मिल जाएगा। वीडियो के रूप में है तो वीडियो के रूप में मिल जाएगा। टेक्स्ट के रूप में है तो टेक्स्ट के रूप में शो हो जाएगा। जैसा आप जैसी कमांड देंगे उस रूप में आपको डाटा मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के कितने प्रकार के भाग होते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसके कई पार्ट्स होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें काम करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स नेसेसरी होते हैं जिनके बिना सिस्टम वर्क नहीं कर सकता,
कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स वैसे पार्ट्स होते हैं जो हम अपने एक्स्ट्रा वर्क को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। ठीक है, एक पार्ट्स के बारे में जानकारी दी गई, जैसे कि हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, यानी जो कैबिनेट के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे अभी इसमें बताया गया, यानी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बिना हम कार्य नहीं कर सकते। एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इनको हम अलग से अपने कंप्यूटर में लगा रहे हैं, तो इस प्रकार के पार्ट्स को हम एक्सटर्नल पार्ट्स बोलते हैं। इंटरनल पार्ट्स वे पार्ट्स होते हैं जो हमारे कैबिनेट के अंदर होते हैं, जैसे मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क लगी हुई है, रोम है, क्या ये हमारे कैबिनेट के अंदर है, इनके बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। एक्सटर्नल पार्ट्स वे होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, ये हम अलग से यूज करते हैं, इनके बिना भी हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, पीसी इनपुट डिवाइस के रूप में बताया गया, यानी आपने पीसी के अंदर एंटर करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वह सभी कैसी डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे कि अभी हमने बताया, तो इसके बारे में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन। लाइट पेन के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो हमारी एलईडी होती हैं, जो प्रोजेक्टर चलते हैं, उस पर हम इस लाइट पेन के माध्यम से हम लिख पाते हैं। ठीक है, तुमने ऐसे यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा पढ़ते हुए, तो ये लाइट पेन के माध्यम से पढ़ाते हैं। कीबोर्ड भी कैसी डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, भाई बोला करो। डिजिटल कैमरा कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम इसके माध्यम से जो पिक्चर खींचते हैं वह डाटा कहाँ जा रहा है, बाहर का डाटा अंदर जा रहा है, तो कैसी डिवाइस हो गई है, इनपुट डिवाइस हो गई। यानी हमने आपको बताया ना, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा इनपुट कहलाता है, कंप्यूटर से आने वाला डाटा आउटपुट कहलाता है। अब इसी प्रकार से ये स्कैनर है, स्कैनर कैसी डिवाइस है, इनपुट। क्यों है, क्योंकि हम इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, आप कभी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करवाते हैं तो अपने आधार कार्ड क्या करते हैं, स्कैनर के अंदर रखते हैं। स्कैनर के माध्यम से उस जो एक प्रतिलिपि होती है, वह प्रतिलिपि हमारे कंप्यूटर में एक तैयार हो जाती है, तो यानी जो हम इसमें डाटा रखें वो हमारे कंप्यूटर में पहुंच रहा है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मदरबोर्ड के बारे में, यानी हमारे कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मदरबोर्ड सिस्टम का मेन सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें सभी डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, यानी जितनी भी डिवाइस होती हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, चाहे माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, यूएसबी हो, जितनी भी डिवाइस हैं वह किससे कनेक्टेड होती हैं, डायरेक्ट हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं। मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड होता है, एक सर्किट बोर्ड है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, मदरबोर्ड एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसको ये मत बोलने लगना कि मदरबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, नहीं, क्योंकि एक सर्किट बोर्ड है, इसमें सभी डिवाइसेस को क्या करा जा रहा है, प्रोसेस करा जा रहा है, तो ये इसको प्रोसेसिंग डिवाइस कहेंगे। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है, इसमें सभी हिस्सों को कनेक्ट किया जाता है। सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और भी डिवाइसेस केबल्स जो डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं। मदरबोर्ड सिस्टम के अंदर एक हार्डवेयर होता है। मदरबोर्ड क्या है भाई, एक हार्डवेयर है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। हम सिस्टम का बैकबोन भी बोलते हैं, इसे हम सिस्टम का बैकबोन भी बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है, सिस्टम का बैकबोन किसे कहा जाता है, तो मदरबोर्ड को कहा जाता है। पीसी और लैपटॉप के अलावा भी बहुत सारे डिवाइस जिसमें मदरबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आप जिस मोबाइल का यूज करते हैं इसमें भी मदरबोर्ड लगा है, सबसे महंगा पड़ता है मदरबोर्ड अगर डलवाने के लिए जाओ मोबाइल का, क्योंकि मेन चीज़ है हमारे मदरबोर्ड पे ही हमारा सीपीयू लगा होता है, हर चीज़ इसी से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, लेकिन अलग अलग डिवाइस की शेप के अनुसार उसका जो शेप, जो साइज है वह कम बढ़ती हो जाता है। जैसे आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो डेस्कटॉप बड़ा है तो इसका मदरबोर्ड भी बड़ा रहेगा। लैपटॉप है, लैपटॉप एक छोटा सा रहता है, उसमें लैपटॉप जो मदरबोर्ड है वो छोटा रहेगा, यानी जो डिवाइस के साइज के अनुसार उसका शेप जो है कम बढ़ती हो जाता है। अब मोबाइल आपका कितना छोटा रहता है, इसका मदरबोर्ड का साइज कम कर दिया। ठीक है, टैबलेट है तो इस यानी डिवाइस के साइज के अनुसार उसका शेप कम बढ़ती किया जाता है मदरबोर्ड का। लेकिन सभी डिवाइसेस में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें हम मदरबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मदरबोर्ड का आप एक चित्र देख लीजिए, इमेज है ये, जो हमारे कैबिनेट के अंदर लगा होता है, और इसको आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सीपीयू लगा होता है। ठीक है, ये हमारे बीच में जो फैन लगा होता है, एक फैन के नीचे जस्ट हमारे
CPU मिलता है। क्योंकि फ़ैन इसके लिए इसलिए लगाया जाता है इसके ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हार्ड जनरेट ना हो, इसको कवर कर लें। ठीक है, ये सब हमारे USB केबल हैं जिसमें हम अपना कीबोर्ड को लगाते हैं, माउस को लगाते हैं, वो सब इसी में कनेक्टेड होती हैं। मॉनिटर को भी इसी से कनेक्ट किया जाता है, यानी सबसे मेन पार्ट सही है हमारे पास। और इसमें रैम को लगाया जाता है, 2 रैम लगा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा सॉकेट दे रखा होता है इसमें, ये रैम को लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पर हमारे लिए दे रखा होता है, यहाँ लगाएंगे रैम को। ठीक है, इसमें, और यहाँ पे हमारे लिए रोम भी दे रखा होता है एक IC के रूप में। जैसे ये रोम दे रखा है, रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक IC के रूप में प्रदर्शित होती है। इसमें डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करती है एक स्थान से दूसरे स्थान में, यानी कोरियर बॉय की तरह। ये जो है मदरबोर्ड के वही पार्ट्स हैं, सभी सब अलग अलग पार्ट्स करके दिखाए गए हैं। जैसे कि ये रैम है, ये पूरा उसका प्लेट है मदरबोर्ड का, ये अपना हार्ड डिस्क है जिसे HDD बोलते हैं, ये एक प्लेट है। ठीक है, ये भी रैम है हमारी। ठीक है, ये अलग अलग होती हैं, जैसे पहले DDR1 चलती थी, DDR2, DDR3, DDR4। ठीक है, तो ये कम बढ़ती हो सकते हैं रैम के साइज, आप देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये केबल होता है, बैकबोन केबल, और जो हमारी रिकॉर्ड CD ड्राइव बोलते हैं वह है। ठीक है, तो ये सब पार्ट्स हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे सिस्टम का दिमाग बोला जाए तो बिल्कुल गलत बात नहीं है। जिस तरह इंसान अपने दिमाग से सोचता है और डिसीजन लेता है, उसी तरह सिस्टम में भी CPU इंसान के दिमाग की तरह काम करता है। इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, जिस तरह से अभी हम आपको बताए, कई सारे नामों से जाना जाता है CPU। ई ब्रेन प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर, ये सभी हमारे CPU के नाम हैं। कई सारे नामों से हम इनको जानते हैं। ये सिस्टम कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड में होता है। कहाँ लगा होता है भाई? मदरबोर्ड में लगा होता है। वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? इंटेल कंपनी ने बनाया। सन 1970 ईस्वी में इंटेल कंपनी द्वारा वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर बनाया गया। ठीक है, सन 1970 ईस्वी से हमारी जो माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन स्टार्ट हो गई। 71 से लगाया गया, 70 में गया था। किस कंपनी के द्वारा बनाया गया भाई? इंटेल कंपनी। सबसे बेस्ट इंटेल कंपनी का रहता है। CPU के हमारे 2 भाग होते हैं, ALU और CU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। यानी जो ये भाग है हमारे पास, जितनी भी हमारी गणितीय और अरिथमेटिक गणनाएं होती हैं वह सभी हमारे ALU भाग में होती हैं। ALU को कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। CU हमारे सभी कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट कार्य को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी जितनी भी सूचनाएं होती हैं उन सभी को क्या करता है? ये कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी इनपुट कहाँ भेजना है, आउटपुट कहाँ भेजना है। तो भाई पता रहना चाहिए CPU कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? CU। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में पता होना चाहिए। इसमें हम जितनी भी मैथमेटिक गणनाएं होती हैं वो ALU में करते हैं और CU हमारे सभी कामों को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, अरिथमेटिक। यानी जो अरिथमेटिक गणना है वो कौन कौन सी होती हैं? अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट दोनों तरह के न्यूमेरिकल और लॉजिकल डाटा को कैलकुलेट करता है। ठीक है, हमारा जो ALU है वह न्यूमेरिकल डाटा को भी करेगा कैलकुलेट और लॉजिकल डाटा को भी करेगा। ठीक है, जैसे प्लस है, माइनस है, ये मैथमेटिक हो गया। तार्किक गणना, लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, ये सब गणनाएं आ जाती हैं हमारे पास। जैसे कि भाई एडिशन है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, साथ ही लॉजिकल डाटा। ये कौन सा हो गया भाई? न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा यानी मैथमेटिक डाटा कौन कौन सा आ जाता है हमारे पास? जैसे जोड़ना है आपको, एडिशन प्लस करना है, सबट्रैक्शन माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है आपको, डिवीजन भाग करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना है किसी भी चीज़ को। अब लॉजिकल डाटा यानी जो तार्किक गणनाएं होती हैं, तार्किक गणनाएं, लॉजिकल डाटा, जैसे लेस देन है, इज इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू है, ये सभी प्रकार की गणनाएं हमारा कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU करता है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम रहता है वो भी समझ लो। कंट्रोल यूनिट, CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, सिस्टम के सारे कामों को कंट्रोल करता है। क्या करता है? सिस्टम के सारे कामों को कंट्रोल करता है। इसके सारे पार्ट्स को, जैसे इनपुट आउटपुट, प्रोसेसर के काम को नियंत्रित करता है। किन किन कामों को?
जैसे इनपुट कहाँ भेजना है, आउटपुट कहाँ भेजना है, इन सभी कामों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखिए भाई, आउटपुट डिवाइस। सिस्टम में डाटा प्रोसेस हो जाने के बाद रिजल्ट को आउटपुट करने को देखने के लिए जिन डिवाइस को सिस्टम में प्रयोग करता है उसे आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। अर्थात इसका मतलब है भाई, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, जिन डिवाइस का यूज हम सिस्टम में जो इनपुट डाटा को किए हैं, इनपुट किए गए डेटा को जो हमें सूचना के रूप में, जो आउटपुट के रूप में जो डाटा हमें मिल रहा होता है जिन डिवाइस के माध्यम से, उन डिवाइस को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर पे हमें सूचना इन्फॉर्मेशन के रूप में डाटा मिल रहा है तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, हमें हार्ड कॉपी मिल रही है तो ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये स्पीकर है, आउटपुट के रूप में हमें मिल रहा है डाटा, तो कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये सभी डिवाइसेस हमारी आउटपुट होती हैं। जैसे आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, साउंड है, वीडियो, शेप, फोटो, यानी ये स्पीकर के माध्यम से हमें मिल जाता है इत्यादि। यानी फोटो खींच रहे हैं, डिजिटल कैमरा भी क्या है, एक नहीं डिजिटल कैमरा नहीं रहेगा, मतलब जो जानकारी हमें साउंड, वीडियो या शेप के माध्यम से किसी रूप में मिल रही है उसे हम डाटा को क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। ठीक है, मॉनिटर पे हमें इमेज के रूप में कुछ चीज़ देखने को मिल रहा है तो मॉनिटर कैसी डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस होगी। ठीक है, यूजर को डाटा प्रदान करता है। आउटपुट डिवाइस में हम सभी मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, स्पीकर को जानते हैं। ठीक है, ईयरफोन भी कैसी डिवाइस है, कैसी डिवाइस है, आउटपुट, क्योंकि हम जैसे सॉन्ग सुनते हैं, फ़ोन में लगाते हैं तो क्या है, हमें आउटपुट के रूप में डाटा मिल रहा होता है। ठीक है, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ईयरफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये सभी डिवाइस इंफॉर्मेशन में हमें आउटपुट करके दिखती थी। यहाँ हम आपको कुछ अलग अलग आउटपुट डिवाइस के रूप में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, ETC, ये कैसी डिवाइस है, सब आउटपुट। जिस रूप में आप इस डाटा को किसके रूप में देख रहे हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से। प्रोजेक्टर भी कैसी डिवाइस है, आउटपुट, क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है आप किसके रूप में पढ़ पा रहे हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से। प्रोजेक्टर नहीं रहता तो आप इसको नहीं पढ़ पाते, तो कैसी डिवाइस हो जाती है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, ये हमारी सब आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर ऐसा रहता है, इसमें जो हमारी डाटा रहती है कंप्यूटर में वो एक लाइट के माध्यम से दीवार पर दिखने लगती है, जैसे अब देख रही है। ये एप्सन का जैसे प्रोजेक्टर है, ये प्रिंटर है, ये स्पीकर है, ये मॉनिटर है, ये कैसी डिवाइस है, सब आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखिए, हार्ड डिस्क के बारे में समझ लीजिए। हार्ड डिस्क के बारे में आप जानते हैं, यानी जो हमारे कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी होती है उससे हम, यानी जो अदर, जैसे हम अपने फ़ोन में मेमोरी कार्ड का एक्सटर्नल यूज करते हैं, इसी तरह से हम एक्सटर्नल डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क का लेटेस्ट वर्जन यानी मेमोरी का लेटेस्ट वर्जन क्या है अभी इस समय, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहले हम HDD को यूज करते थे, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क एक सिस्टम के स्टोरेज के रूप में कार्य करता है, यानी एक जो जिस स्टोरेज के रूप में, यानी एक हमने क्वेश्चन दिया था तुम्हें, व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस, यानी स्टोरेज डिवाइस हम किसे कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या है, जिस मेमोरी का यूज हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं उसे क्या कहेंगे भाई, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जैसे HDD है, SSD है, पेन ड्राइव है, इन सभी का यूज हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। MP3 डॉक्यूमेंट, सभी तरह के फाइल्स को यहाँ सेव करके रख सकते हैं हम, और इन फ्यूचर इन सभी डाटा को हम कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क एक इनपुट डिवाइस होती है। हार्ड डिस्क इस तरह से होती है, इसमें भी एक किस रूप में, एक CD की भांति एक रिकॉर्ड घूमता है। ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक भी होती है, अगर आप थोड़ी सी ऊपर से अगर ये गिर भी जाए तो ये ख़राब हो जाती है, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है हार्ड डिस्क की। लेकिन अगर हम SSD की बात करें तो SSD में कोई इस तरह की कोई CD नहीं होती है, और इसकी तुलना में इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। कोई भी डाटा आप सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा, तो इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है SSD और इसकी तुलना में। लेकिन प्राइस में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसके, यानी दुगना महंगा है। अगर ये 3000 का मिलेगा तो वो 6000 का मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन बढ़िया है, बेस्ट है, लेकिन अच्छा है। और इसमें 3 ड्राइव होती हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। C ड्राइव में हम किस चीज़ को रखते हैं कंप्यूटर में, विंडो को रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जब आपका विंडो का टॉपिक आएगा तो C ड्राइव में हम हमेशा किसको रखेंगे, विंडो को डालेंगे। जितने भी हमारे एप्लीकेशन रहते हैं, जो भी विंडो वगैरह रहती है वो किस में रहेगी, C ड्राइव में।
डी ड्राइव और ई ड्राइव में क्या करेंगे, अपना पर्सनल डाटा को रखेंगे, या आपका फोटो है, वीडियो है, जो भी है वो किस में रखेंगे, डी या ई ड्राइव में। ठीक है, तो इससे क्या रहता है, आपको जैसे विंडो उड़ गई तो कभी भी डाटा आपका लॉस होने का कोई परेशानी नहीं रहती, क्योंकि हर किसी को पता रहता है भाई सी ड्राइव में विंडो रहता है, वो सी में ही डालेगा, और आपने डाल रखे हैं भाई डी में, तो परेशानी रहती है। ठीक है, और कोई बात नहीं। तो ये हमारा इस तरह से इस चीज़ के बारे में भी जानकारी रहनी चाहिए। ये प्लॉटर है, मॉनिटर है, और रैम के बारे में और समझ लीजिए। रैम कैसी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम को हम मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। एक ऐसी मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। एक कोरियर बॉय की तरह कार्य करती है, जिसमें कोई भी डाटा हमारा रहता नहीं। जितनी देर हम कार्य करते हैं सिस्टम पे, उतनी देर हमारा रैम में रहता है। अगर किसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो हमारा डाटा भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, SMPS के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। SMPS क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी जो हमारे कैबिनेट को, यानी पूरे सिस्टम को जो पावर देता है, कौन देता है, SMPS। ठीक है, अब जो तुम एक AC करंट देते हो, AC करंट को DC में कन्वर्ट करके कौन भेजता है, SMPS। डायरेक्ट तो आप AC करंट भेज ही नहीं सकते हैं, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो AC करंट को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है हमारे पास SMPS। ठीक है, SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये हमारे कैबिनेट के अंदर लगा होता है। एक इसमें ये देख रहे हैं, इसमें हम AC करंट लगाते हैं और ये AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करके मदरबोर्ड में भेजता है। ठीक है, जिसको जितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है उतना ही करंट ये भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेमोरी। व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी क्या है, ये डिवाइस इनपुट है। मेमोरी कैसी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस के द्वारा, मतलब इनपुट डिवाइस के द्वारा है, लेकिन अगर ये भी क्वेश्चन आए मेमोरी किस रूप में है, तो इनपुट डिवाइस ही बोला जाता है, क्योंकि जब हम मेमोरी के अंदर कुछ डाटा को डालेंगे जब भी तो हम इसे आउटपुट के रूप में देख सकते हैं, तो एक इनपुट डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण स्टोर करके रखता है। यानी आप जो भी डाटा एंटर कर रहे हैं, उसमें इनपुट कर रहे हैं, उन सभी निर्देशों को कौन स्टोर करके रखता है, मेमोरी। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। ठीक है, यानी जो भी आप पढ़ करके जा रहे हैं सब किसमें, अपने ब्रेन में स्टोरेज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। यह मेमोरी CPU का एक अभिन्न अंग है। कैसा अंग है, अभिन्न अंग है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में आपको जानकारी दी कंप्यूटर से रिलेटेड। ये और जो आगे की वीडियो रह गई वो आपको जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा वीडियो का, और जो सेकंड पार्ट में आपको फुल डिटेल्स कंप्यूटर फंडामेंटल को देखने को मिलेगा आपको। और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है IUCT वाईफाई एकेडमी को, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि कोई भी आने वाला वीडियो का उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो धन्यवाद।